जनजाति नारी शक्ति संगोष्ठी में कि हम जनजाति से आते हैं और हमें उन गाँवों की मिट्टी की खुशबू, नदियों के कलकलाहट की आवाज़ें और जहाँ हवा चलती है जंगलों में, उन पहाड़ों में, तो पेड़ एक दूसरे से टकराकर कुछ हमें आवाज़ देती है, कुछ गुनगुनाती है, कुछ कहती है। चिड़िया की चहचहाहट सुनते हैं जब, तो लगता है कि वाकई में हम आज भी हमें हमारे पूर्वज कुछ बताना चाहते हैं। अभी हाल ही में हम जब पंचमढ़ी में कैबिनेट था, हम धन्यवाद दे रहे थे अपने मुख्यमंत्री जी को कि उन वादियों में, उन घने जंगल में आज भी पंचमढ़ी में जो जंगल बची है, और राजा भभूत सिंह जो गौड़ जाति से बिलोंग करते थे, उनकी वहाँ जो वादियों में जो जंगल बची हुई हैं आज देखने को मिलता है। और कभी कभी तो मैं जब गांव में जाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि ये शहर के लोग गांव में क्यों देखने आते हैं, जंगल क्या देखना और हमें क्या दिखाते हैं। हम तो उन्हीं पहाड़ों के हैं, उन्हीं जंगलों के हैं। बड़ा अजीब टाइप की बातें आती है, मेरे मुंह से निकलता है कि हम तो उसी जंगल से हैं, हमें ये पहाड़ों को क्या देखना। लेकिन आजकल देखती हूँ मैं कि आप बांधवगढ़ चले जाइए, 50,000 का एक कमरा है, और वो कमरा काहे का है? मिट्टी का है। और जो हमारे आदिवासी लोग छुही से लिखते थे और उसमें आकृति बनाते थे, चित्र बनाते थे, जमीनों को गोबर से लीप के रखते हैं, ऊपर पटाव रहता है, उसको विदेशी लोग आके उनको बड़ा अजीब लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। और वाकई में आज भी मेरे दो तरफ पक्का मकान है, बीच में जो हमारे बाबा जी लोगों का मकान है अभी भी हम कच्चा रखे हैं। और ऐसे लगता है कि उसको हम तोड़वाएं ना, क्योंकि कच्चे मकान में बहुत मेंटेनेंस लगता है, पक्के मकान से भी। हर साल आप उसका खपड़ा बदलवाइए, हर साल अगर कहीं चूहा खन दिया तो उसमें मिट्टी डाल के और उसको छपवाइए, बहुत मेहनत है। लेकिन गर्मी और ठंडी में, जैसे कहते हैं कि गर्मी में कच्चा मकान ठंडा करता है और कुआं का मकान पानी गर्मी में ठंडा करता है, उसी तरह है कि गर्मी में ठंड और ठंडी में गर्म कच्चा मकान का जो आनंद है, जो हमारे बड़े और जो यहाँ पर कुछ लोग रहे होंगे वो जानते होंगे। हमारी भाषा, संस्कृति, हम आज इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, लेकिन हम भोपाल में रख रहे हैं, दिल्ली में रख रहे हैं, और हम बड़े बड़े अधिकारी हो गए हैं। हम अपने बच्चों को गांव तक नहीं ले जा पाते हैं। हम ये नहीं बता पाते, ये नहीं पहचान करवा पाते हैं कि ये तुम्हारी फूफो के फूफो हैं कि फूफा जी हैं। हमारे बच्चे नहीं जानते हैं। गलत कह रही हूँ क्या? ये दीदी हमारे उससे आती हैं, जब ये बताएं कि आप ये अधिकारी हैं, दीदी ये अधिकारी हैं, तो ऐसे लगता है कि बताइए हमारे आदिवासी समाज में भी हमारी बहनें कितनी बड़ी बड़ी ऊंचा उसको शिखर को पार कर रही हैं और इतनी पढ़ी लिखी हैं। लेकिन अभी भी हमारे आदिवासी समाज ऐसे भी हैं जो मजदूरी करके 2 जून का रोटी तय करती हैं, उनके पास नमक के लिए 10 रुपये के लाले पड़ते हैं। वो भी ऐसे समाज में हमारे वो हैं। हम तो कहते हैं कि हम कितने भी आगे आ जाएं। मैं गौड़ समाज से बिलोंग करती हूँ, अंतिम पंक्ति की हूँ और अंतिम जिले की भी हूँ। मेरा जिला सिंगरौली है और आज के डेट में राजस्व देने वाला ग्वालियर से ज़्यादा हमारा सिंगरौली जिला राजस्व देता है, और इस साल तो और आगे है। लेकिन मेरे उस गांव में भी आज गौड़ हैं, बैगा हैं और आदिवासी समाज से बहुत सारे लोग हैं, मजदूरी करते हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो पीछे देखते हैं ये गंदा कपड़ा पहना है, गंदा कपड़ा पहना है। लेकिन हम वहीं से आते हैं, वहीं से बिलोंग हम भी किए हैं, उन्हीं मिट्टी से हम भी खेले हैं।
और आज पढ़ लिख कर आगे आए हैं। मैं छोटे से गांव से हूँ और मेरी माँ नहीं पढ़ी है। मेरे पिताजी पढ़े लिखे थे, रजिस्ट्रार थे। तीसरी तक मैं गांव में पढ़ी, लेकिन माँ मेरी जो है, कहते हैं माँ तो माँ होती है, पहला क्लास माँ ही सिखाती है। पहला शिक्षक जो होती है माँ ही होती है, वही उंगली पकड़ के चलना सिखाती है। और माँ कितना मेहनत करती है। मैं तो वही बैठे बैठे सोच रही थी कि हे माँ, आप जो ये नारी शक्ति हैं कहीं से कमजोर नहीं थी, न आज हैं न कभी होंगी। जरूर एक बात है कि हम पुरुष के बगैर नहीं चल पाते, क्योंकि बाहर निकलने में एक ऐसा समय आया था जो कि हम बाहर निकलने के लिए हमें कुछ दिक्कतें आई। लेकिन आजकल समाज में पढ़ने लिखने में लड़कियां आगे हैं। जब हम शादी के लिए लड़का ढूंढते हैं तो देखते हैं कि हमारी लड़की IAS हो गई है, हमारी लड़की प्रोफेसर हो गई है। आजकल तो आदिवासी में भी लड़कियां आगे पढ़ लिख के हो गई हैं, लेकिन लड़के नहीं मिलते। यहाँ जो बेटा बैठे होंगे बुरा ना मानेंगे, लेकिन सही बात बताऊं कि हमारी ऐसी लड़कियां हैं कि पढ़ लिख ली हैं, अधिकारी हो गई हैं, लेकिन लड़के नहीं मिल रहे हैं, उनके लेवल के लड़के नहीं मिल रहे हैं। दीदी वहां मैं गई थी जब पचमढ़ी में कैबिनेट में अपन बैठक में, एक आई अधिकारी अनुराधा नाम की थी। तो पहले ही वो परिचय हुआ तो मैं पूछी आप कौन हो, तो बोलती हैं कि मैं अनुराधा हूँ। तो मैं मजाक लहजे से बोली कि मैं राधा हूँ। तो जब वो बोली तो उसे अच्छा लगा कि चलो ये मैडम टाइट तो नहीं है, वैसे देखने में तो लगती है लेकिन है नहीं। फिर वो रात को मेरे से मिलने आई, तो जो हमारी भाषा होता है, यार तुम्हारी शादी कहाँ हुआ है, तुम्हारे बच्चे कहाँ कितने हैं, तो बड़ा धीरे से बोलती है, दीदी मैडम मेरी शादी नहीं हुई है। मैं कही यार ऐसे लगता है कि तुम्हारे तो 2 बच्चे होंगे। कहे मैडम अब तो लगता है कि कोई भी मिल जाए। मतलब लड़कियों की इतनी चिंता हो गई है कि हम पढ़ लिख कर आगे आ गए हैं, लड़के नहीं मिल रहे हैं, और अब तो ऐसा हो गया कि कोई भी मिल जाए। तो मैं कही बहन कुछ भले शादी मत करना, लेकिन इंटर कास्ट मत करना। इसलिए बुराई नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक जानती हूँ दूसरे समाज में हम शादी तो कर लेते हैं, लेकिन लड़की वहाँ चली गई। हम आदिवासी समाज से हैं, हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम किसी अदर में शादी कर लेते हैं, लेकिन वो परंपरा जो उनकी रीति रिवाज है हमको बहुत टाइम लगता है, और अगला परिवार भी एक्सेप्ट जल्दी नहीं करता। भाई वो समाज में जब कुछ होगा तो ऐसे घृणा दृष्टि से देखेंगे, अरे ये आदिवासी परिवार से आई है, जैसे हमने कितना पाप किया हो, जैसे हम इंसान ना हो। ब्लड तो एक है, लेकिन जब घृणा दृष्टि से देखते हैं कोई तो बड़ा अजीब लगता है। और हम आदिवासियों को, हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, हम आदिवासी से हैं, जब बड़े ऊंचे स्तर पे कहीं पर बैठते हैं तो अभी भी लोग ऐसे देखते हैं जैसे हमने कितना आदिवासी समाज में कितना पाप करके पैदा किया हुआ है। वो यहाँ बहुत सारे सामान्य वर्ग के भी होंगे, बुरा भी लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो बड़े अजीब निगाहों से देखते हैं आदिवासी समाज से। लेकिन हमारा समाज किसी से पीछे नहीं है। यहाँ बच्चियां बैठी हैं कॉलेज की, अभी जो चिंता है बहुत बड़ी चिंता है धर्मांतर का। ये आपके छत्तीसगढ़ बस्तर तरफ से चलते चलते अपने छिंदवाड़ा बालाघाट तरफ आ गई है। बहुत तेजी से चल रहा है धर्म परिवर्तन, और ये चिंता का विषय है। अभी एक समय चल रहा था कि आदिवासी बच्चियों से मुस्लिम शादी कर लेते हैं जमीनों के लिए, और उन आदिवासी
बच्चों को बच्चियां हमारी जल्दी शादी कर लेती हैं और फिर वो जमीन लेने के लिए वो ऐसा करते हैं। कभी कभी आवेश में बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे माँ बाप का क्या होगा, हमारे माँ बाप का इज्जत सम्मान, चाहे जो भी जात हो, ऐसा नहीं है कि आदिवासी ही हो, कोई भी समाज के बच्चे हों, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमारे बड़ों को इज्जत का ध्यान देना चाहिए। हमारे माँ बाप उन गांव से एक एक रुपया जोड़ के, जो बच्चा इंदौर पढ़ता है, दिल्ली पढ़ता है, भोपाल पढ़ता है, मैं देखी हूँ, माँ बाप के पास पैसे नहीं होते पढ़ाने के लिए, लेकिन हमारे बच्चे अगर बाहर हैं, हमें चिंता होता है कि हमारे बेटे ने, बेटी ने अगर 10,000 5,000 मांगा है तो हम भले भूखे रह जाएं, लेकिन अपने बच्चे के लिए पैसा जरूर वो भेजते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, अरे नाइट क्लब, चलो इंदौर में रह रहे हैं, नाइट तक 10 बजे रात तक घूमते हैं। माँ की आदत होता है कि बेटी या बेटा को जरूर एक बार फोन करते हैं, बेटा कहाँ हो, अभी 9-10 बज जाता है, बेटी कहाँ हो। बच्चों को लगता है कि बहुत मेरी माँ गंदी है, मुझे हमेशा टोकती है कि मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन बच्चे नहीं समझते हैं कि उनके भविष्य के लिए, उनके अच्छे के लिए कहती है माँ। क्योंकि यह मेरी बहुत सारी बच्ची और बच्चे बैठे हैं, हमने स्थितियों को देखा है। हमारे पास जब पैसा नहीं होते, हम जब बच्चों को भेजते हैं और कैसे पढ़ाते हैं, और वो बच्चे सोचते हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगी अपने नौजवानों को कि माँ बाप उनके हर हरकतों को जानती हैं, समझती हैं। अगर एक कदम आप गलत जाओगे, माँ आंक लेती है, भले कुछ ना कहे, समाज के डर से, तुम्हारे कि तुम कुछ है। आजकल के बच्चे तो थोड़ा सा कुछ हुआ तो फांसी में लटकते हैं, जहर खाते हैं। अरे भाई मर जाओगे, 2 दिन हम रो लेंगे, 2 दिन परिवार वाला रो लेगा, इसके बाद खत्म कहानी। कोई ज्यादा उम्र तक नहीं वो करता है। यही अफसोस होगा कि मेरा एक बेटी थी, एक बेटा था और ऐसा हो गया। लेकिन जो भी हमारे माँ बाप करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, आपके लिए सोचते हैं, समझते हैं। और आज इस मंच में हमारी दीदी मुझे बुलाई और बहुत कुछ मुझे जानने के लिए, सीखने के लिए और देखने के लिए मिला। और यहाँ पर अग्रिम पंक्ति में हमारी जो बहनें बैठी हैं, इनको भी मैं सलाम करती हूँ कि आप लोग भी उस समय से कैसे पढ़ लिख कर आगे आई होंगी, कैसे अपनी लाइफ को स्ट्रगल करके वहाँ तक बढ़ी होंगी। और आप तो रिटायर्ड हैं, उस समय स्कूल भी नहीं हुआ करती थी। मेरी माँ को मैं बोली पढ़ाई नहीं की है, तो मेरी माँ अकेली बहन थी, एक बहन एक भाई। मेरे नाना जी बोले कि ये पहाड़ पार करके उस गांव में जाना होगा और अकेली लड़की को हम कैसे भेजेंगे, ये बात है। इसलिए मेरी माँ नहीं पढ़ी। हम भी गांव में पढ़ते थे तो हमारे अरे अपनी लड़की को इतना पढ़ा रही है, कलेक्टर बन जाएगी। मेरे गांव की बात मैं बता रही हूँ। मेरे समाज की महिला एक ने बोला, अरे वो तो इतना पढ़ा है, लगता है कि कलेक्टर है। वो कलेक्टर बड़ा पोस्ट गांव के लिए होता है ना, कि कलेक्टर ही बन जाएगी। कभी कभी मेरी माँ भी डांटती थी कि तू पढ़ती नहीं है, गधी नहीं, तो वो ऐसे हो गई, वो ऐसे हो गई, कंपैरिजन करती। तो मुझे लगता था वाकई में कहीं न कहीं मैं भी गलत हूँ। जब मैं पढ़ लिख ली, नौकरी कर ली, मैं नौकरी से रिजाइन करके आई, शिक्षक थी, मैं अपने पापा को दोष देती थी, पापा आप मुझे अच्छा नहीं पढ़ाए, नहीं तो मैं भी कहीं बड़े अधिकारी होती। ब्लेम मैं सीधे लगा रही हूँ। मैं इसलिए बच्चों को बोल रही हूँ, सामने बैठे हो, हमारे लिए तो इनकी लाइफ निकल गई, लेकिन जो बच्चे हैं, बच्चे हमेशा दोष देते हैं अपने माँ बाप को कि आपने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया, नहीं तो हम कहीं अच्छे होते, ऐसा। लेकिन वो हमारे कर्म के साथ, हमारे पढ़ाई लिखाई के साथ,
और हमारे बड़ों के आशीर्वाद के साथ हम आगे आते हैं और हमारा समाज और आगे आए और बच्चियां अच्छे से पढ़े लिखे। हमारी बड़ी बहन निर्मला दीदी महिला बाल विकास से हैं, मैं पंचायत से हूँ। पंचायत विभाग भी बहुत बड़ा विभाग है और गांव का जितना भी चीज़ें हैं वो पंचायत विभाग से संबंधित है। और मैं तो कहती हूँ कि जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं वैसे भी बच्चे रहते हैं, तो हमारे से और हमारी दीदी से कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो संपर्क जरूर करें और हम अपने बच्चे और बच्चियों को ज़रूर ध्यान देंगे। और हमारे यहाँ पर जितने भी कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं वो हमेशा अच्छा ही पढ़ाई करें, आगे बढ़ें। और हम लोग देखो आज महिला सशक्तिकरण चल रहा है, माँ अहिल्याबाई की 100वीं जन्म जयंती मनाया जा रहा है, 300 सॉरी। और सोचिए कि उस जमाने में उन्होंने कहाँ कहाँ मंदिर बनवाया उन्होंने। और भोले बाबा का आज जैसे बनारस में हुआ, जितने भी जगह आपके भोले बाबा का मंदिर बने हैं, घाट बने हैं, उस जमाने में कितना उन्होंने संघर्ष करके एक महिला को कहते हैं कमजोर महिला। तो पहले भी भाई बताइए 300 पहले जब महिलाओं को खिड़की से थोड़ा देख ले वही बहुत बड़ा चीज होता था। उस जमाने में उन्होंने कितना संघर्ष करके छोटे से उम्र में नाबालिग होते हुए उनकी शादी हो गई, फिर उनके पति का देहांत हो गया, उनके ससुर ने उन्हें कैसे आगे बढ़ाया और कैसे उन्होंने संघर्ष करके कितना स्ट्रगल किया, उनके इतिहास आप पढ़िए और देखिए तो लगता है कि वाकई में नारी कभी ना अबला थी न कभी कमजोर थी, पहले भी मजबूत थी, आदर्श माँ थी, आदर्श पत्नी थी, आदर्श बहू थी, आदर्श बेटी थी। और ऐसे ही हमारी और बेटियां आगे बढ़े। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी बाणी को विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत।